मॉर्निंग क्लास। कल आपको कृषि बैटरी खत्म हो गया जी, एग्रीकल्चर बता दिए थे। आज उसके आगे बता टेस्ट मंडे, टेस्ट विल कंडक्ट ऑन मंडे। सैटरडे संडे आप लोग जम के पढ़िएगा, मंडे को आप लोग टेस्ट दीजिए। किसी भी हॉल से क्लास हो सकता है, ठीक है। कौन सी बोलती है? शुरुआत का क्लास खत्म हो गया था। देखिए क्लासिक ये वाला स्टार्ट हुआ था 30 पे, ठीक है। नहीं कटा था, 2 मिनट तक तो बस आदमी ऐसे बताते रहता है जैसे अभी क्या बताए हैं। सबर नहीं होता है सबको सब। चलिए भाऊ, इससे पहले आपको कृषि वगैरह बता दें। कौन कर रहा था? आवाज नहीं आ रहा था। आ रहा था? आवाज नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग का 1 सेकंड, 1 मिनट का। अच्छा, कल आधा घंटा काट देंगे। तुम लोग को समझ में नहीं आता है किससे बोल रहे हो? हम हमको भी पता था 1 मिनट तक आदमी को थोड़ा सा दिक्कत आया था, बाकी 15 मिनट दिक्कत था। इसका मतलब आप लोग 15 मिनट टॉलरेट कर सकते हैं। चलिए तब ठीक है, हमको आपका कैपेसिटी पता चल गया कि आप लोग 15 मिनट टॉलरेट कर सकते हैं बिना आवाज का। तो अब चलिए अब देखते हैं हम लोग। कल कृषि बता दिए थे, इफको का काम बताओ बाबू। नापेट का काम बताइए। औद्योगिक प्रचार वगैरह करना रहता है इसका। आईसार का काम बताइए। नाबार्ड का काम बताइए। हाँ, वित्तीय, हाँ, कापाट का काम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का हस्ताक्षर। एमएसपी क्या है? बफर स्टॉक कौन रखती है? एमपीएस हो गया। आगे पीछे हो गया था, लिखाइए नहीं पता है, गड़बड़ हो जाता आदमी समझाए कि कृषि का सारा चीज बता ही दिए थे। और कुछ बचा? औद्योगिक गलियारा। आप देखते हैं क्या चीज, क्रांति वगैरह तो याद करा दिए थे। हाँ, वो याद करने की चीज थी, उसे आपको याद रहना चाहिए। आईसार ने किस किस टेक्नोलॉजी से खेती करने को बोला, वो भी आपको याद रहना चाहिए। आगे अब पढ़ाते हैं हम लोग औद्योगिक गलियारा। क्या समझते हैं औद्योगिक गलियारा? देखिए किसी भी देश में इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारी डेली की जरूरतों को पूरा कर सके, साथ में लोगों को क्या दे सके, रोजगार दे सके। इसलिए इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं उस एरिया को औद्योगिक गलियारा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? औद्योगिक गलियारा। भारत में 5 औद्योगिक गलियारों पे सबसे तेजी से वर्क हो रहा है। देखिए उद्योग वहीं लगते हैं जहां उद्योग लगने लायक माहौल रहता है। जैसे हमको अगर पटना में पढ़ाना है तो पटना में हर एक चीज अवेलेबल है कोचिंग के हिसाब से, और इसे बनने में 20 से 30 साल लगा है। आपको किसी भी गली में जाएंगे एक इजी लॉज या हॉस्टल मिल सकता है। कहीं पे भी अगर आप जाइएगा, फोटोकॉपी की दुकान, सब्जी, आपके स्टूडेंट के लिए लायक कंपटीशन की किताबें, सस्ता कपड़ा, सब चीज मिल सकता है। अगर हम यही कोचिंग को उठा के पटना जंक्शन के पास ले जाएंगे तो दिक्कत आएगा, क्योंकि वहाँ इकोसिस्टम बेल्ट नहीं है, वहाँ लॉज नहीं है, वहाँ होटल सिस्टम है, वहाँ स्टूडेंट के खाने लायक व्यवस्था नहीं है, या वहाँ सब्जी मंडी पास में नहीं मिलेगा, वहाँ लॉज इतना सस्ता नहीं है, वहाँ कोचिंग के लिए बड़े बड़े हॉल अवेलेबल नहीं है।
तो हर चीज का एक इकोसिस्टम बनता है, जिस वजह से काफी ज्यादा रोजगार होता है। लॉकडाउन में आप लोग नहीं थे ना, तो यहाँ के बिजनेसमैन, एक चाय वाले से लेके एक बड़े से बड़े मकान मालिक लोग का अर्थव्यवस्था हिल गई थी आप लोग के वजह से। मतलब ये कोचिंग जो है, कमोबेश यहाँ से कम लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, 1 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। ऑटो से देखिए, ठेला वाला, चाट वाला, यहाँ तो 3 लाख 4 लाख स्टूडेंटे रहता है। मकान मालिक वालों को देखिए कितना ज्यादा उन लोग का रोजगार जुड़ा हुआ है। सब्जी बेचने वाला, टिफिन सर्विस है, मेस सर्विस है, तो ये काफी ज्यादा रोजगार मिलता है। तो अगर इसी हिसाब से जहां जिस टाइप का इकोसिस्टम है वहां उस टाइप की चीजों को डेवलप किया जाए, बहुत ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे एरिया को हम औद्योगिक गलियारा कहते हैं। और हर उद्योग एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, थोड़ा एक दूसरे से आपस में क्या रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है वहां पर। अब जहां ज्यादा चौड़ी सड़क रहेगी वहां बड़ा बड़ा ट्रक वाला चीज आएगा, गोदाम वगैरह बनाएगा। तो भारत में कई औद्योगिक गलियारा पर प्रस्तावित, जैसे ये चेन्नई है। चेन्नई के पास आवाडी एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, उसके पीछे कांची है, और जस्ट यहाँ पर बेंगलोर है। क्या है? बेंगलोर। तो अगर भारत सरकार इन दोनों शहरों के बीच में बेहतरीन कनेक्टिविटी दे दे तो इन दोनों शहर आपस में बहुत जल्दी सट जाएंगे। यहाँ दोनों, अब कोई भी यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको महंगा पड़ेगा, यहाँ क्या पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। तो थोड़ा सा दूर करेगा तो उसको थोड़ा सा क्या पड़ेगा? सस्ता। अब दूर के चक्कर में वहां पे अगर कनेक्टिविटी ही नहीं है तो बहुत दिक्कत हो गया यहाँ पर। अगर ऐसा जगह पे कोचिंग के लिए गवर्नमेंट का है जहाँ ऑलरेडी हॉस्टल बने हो, लॉज की व्यवस्था हो, दुकानों के लिए खाली जगह हो, जो भी अपना दुकान बुक कराए, फोटोकॉपी वाला, जूस वाला, ये वाला, धीरे धीरे तो वहां जाके शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। यहाँ बहुत कंजस्टेड होता है, ये एरिया काफी क्या है? कंजस्टेड। तो इन दोनों के बीच में हम इन्हें बढ़ा सकते हैं। अगर बेहतरीन हाईवे की कनेक्टिविटी दे दे, ट्रेन हाई स्पीड दे दिया जाए यहाँ पर देखिए बेंगलोर वाला यहाँ चेन्नई से समुद्र से व्यापार कर सकता है, हवाई शुरुआत की जाए, एयरपोर्ट में जहाजों की फैसिलिटीज अच्छी कर दिया, तो क्या इन दोनों के बीच में इंडस्ट्री ज्यादा आ सकती है कि नहीं? बीच में इंडस्ट्री आ सकती है। जैसे पटना से आप देखेंगे दानापुर एक देहात का एरिया था, कुछ नहीं था, लेकिन आज पटना से ज्यादा व्यवस्थित ढंग से दानापुर बस गया। जितने बेहतरीन कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, ये सब कहाँ चले गए हैं? दानापुर चले। तो पटना और दानापुर औद्योगिक गलियारा हो गया कि नहीं? और यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर एक जगह है कोइलवर, पटना से कोइलवर, वहां तक में पूरी इंडस्ट्रीज भर गई है, कोइलवर तक में यहाँ पर। तो वहां बिहटा, कोइलवर यहाँ तक भर गया। यहाँ से मुजफ्फरपुर पटना के पास है 50 किलोमीटर, लेकिन मुजफ्फरपुर जाने में 2 घंटा लग जाता है। तो कोई औद्योगिक गलियारा बन गया तब 2 घंटा लगेगा तो नहीं बनेगा। कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सप्रेस वे बना दिया गया, बेहतरीन ट्रेनों की कनेक्टिविटी दी गई, मालगाड़ियों के लिए व्यवस्था किया गया, एयरपोर्ट दिया गया। तो इन दोनों के बीच में औद्योगिक गलियारा स्थापित हो गया। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो आती हैं, अब इंडस्ट्रीज को छोटा मोटा जगह नहीं चाहिए, बहुत हैवी जगह चाहिए। 20 एकड़ एक के बार में ले लेगा, तो पटना में खोजेगा 20 एकड़ तो मिलवे नहीं करेगा, उसको दूर जाना पड़ेगा 10-15 किलोमीटर दूर। तो अगर यहाँ से 15 किलोमीटर आज गया है तो 2 साल बाद और जाएगा, धीरे धीरे आने वाले 30 से 40 साल में ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रीज बेल्ट हो जाएगा। तो चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा। एक और औद्योगिक गलियारा है मुंबई के पास। पहले इंडस्ट्रीज बस मुंबई तक सीमित थे, धीरे धीरे थाने, शिरडी, उसके बाद पुणे। तो अभी मुंबई और पुणे एकदम इंडस्ट्री से भर गया है। तो शुरुआत में बनाया गया था मुंबई पुणे औद्योगिक गलियारा। इसके बीच में सबसे पहले एक्सप्रेसवे बनाया गया था। एक्सप्रेसवे में बाहरी गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलती है। अगर मुंबई से घुस गए ना तो सीधे कहाँ निकलेंगे? पूना। एक आध जगह कट दिया रहेगा, मतलब एक्सेस कंट्रोल रहेगा, जहां से उसको कंट्रोल दिया वहीं से घुस सकते हैं, अदरवाइज में कहीं से घुसने नहीं देगा। तो मुंबई और पुणे औद्योगिक गलियारा। आज इस गलियारे के बीच में छोटे छोटे कई सारे शहर हैं सब। जैसे यहाँ पर सोलापुर जगह है, यहाँ पर इस एरिया में महाबलेश्वर के बाद सोलापुर है। यहाँ पर आपका हुबली रेलवे स्टेशन आ जाता है, यहाँ पर, वहाँ पे आपका यहाँ पे धारवाड़ एक जगह आ जाता है, धारवाड़, कुद्रेमुख आ जाता है। तो भारत सरकार ने कहा कि अब मुंबई से लेकर पूरे बेंगलोर तक क्या रहेगा? औद्योगिक गलियारा। औद्योगिक गलियारा जब प्रस्तावित होगा तो यहाँ मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रेन पटरी बिछाई जाएगी। बुलेट ट्रेन अब प्रस्तावित हो गई, जो दिल्ली से मुंबई थी, अगला स्टेज मुंबई से कहाँ जाएगा? बेंगलोर, और अगला स्टेज बेंगलोर से कहाँ चल जाए? चेन्नई। तो अब इंडस्ट्री कितना बेहतरीन लगेगा। जो कंपनी अगर चेन्नई में है, अगर वो अपना सामान बेंगलोर में बेच रही है तो लॉजिस्टिक का कॉस्ट लग रहा है कि नहीं? तो अब वही एक कारखाना कहाँ डाल देगी? बेंगलोर। वही एक कहाँ डाल देगी? मुंबई। तो ये औद्योगिक गलियारा। तो पहला बताइए, चेन्नई बेंगलोर, बेंगलोर मुंबई।
दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ये वाला हो गया दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे मुंबई का टेक्सटाइल, फिल्म वगैरह, सूरत का कपड़ा उद्योग, हीरा उद्योग वहां पर हो जाता है, बड़ोदरा इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, राजस्थान का आ जाता है, राजस्थान अहमदाबाद इसी से कनेक्ट हो जाता है थोड़ा साइड से। यहाँ पर राजस्थान का पूरा मार्बल, मसाला, पेट्रोलियम, ये वाला सारा चीज यहाँ से चलाता है। और दिल्ली गाजियाबाद के आसपास पूरा इंडस्ट्रीज भरे हैं सब। तो यहाँ से यहाँ अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से यहाँ एक मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रेन पटरी बिछाई जा रही है, एयरपोर्ट हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक औद्योगिक गलियारा। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा है लुधियाना से, अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक, अमृतसर से लेकर इसके बीच में बहुत सारे आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिलेंगे। एक अमृतसर मिल जाएगा, लुधियाना मिल जाएगा, जालंधर मिल जाएगा, पटियाला मिल जाएगा, पानीपत, अंबाला, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मोदी नगर, यहाँ पे अभी मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। बिहार में तो झारखंड में चलिए कोयला, लोहा, दुनिया भर का ये सब चीज मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ से ये औद्योगिक गलियारा ना सासाराम औरंगाबाद से मुड़ जाता है, कहाँ चल जाता है, झारखंड में। और झारखंड होते हुए यहाँ चल गया, जैसे बंगाल में रानीगंज, दुर्गापुर, चित्तरंजन, बर्नपुर, वर्धमान, कलकत्ता, हुबली, हल्दिया, पूरा एरिया आ जाता है कि नहीं। तो इस पूरी कनेक्टिविटी दे देना है। तो ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, औद्योगिक गलियारा। औद्योगिक गलियारा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक और औद्योगिक गलियारा है बहुत बड़ा, पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा। यहाँ देखिए कलकत्ता, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई। तो ये वाला एरिया कौन सा है, पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा। औद्योगिक गलियारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा अमृतसर, कोलकाता। तो आप लोग को औद्योगिक गलियारा समझ में आ गया। लिख दें यहाँ, पहला बोलिए तो बेंगलोर से मुंबई, चेन्नई से बेंगलोर, बेंगलोर से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, अमृतसर से कोलकाता, और पूर्वी तटीय। यहाँ पे मत्स्य उद्योग बहुत ज्यादा है। आंध्रा की मछली आती है। आज भी लोग बिहार में जो मछली खाते हैं, कहाँ वाला, आंध्रा वाली मछली ज्यादा। जो मछली खाते हैं लोग, बहुत रिस्की चीज है सोचो मछली खाना। आगे बढ़ जाएं। औद्योगिक गलियारा समझ में आ गया। इन औद्योगिक गलियारों को बनाने के लिए हमको, ये ऐसे ही औद्योगिक गलियारा नहीं बन जाएगा, इसके लिए बहुत सारे आपको अलग से काम करने पड़ेंगे। कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, तो आपको ट्रांजिट मतलब आना जाना काफी सुगम बनाना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार ने भारत माला परियोजना चालू किया। क्या चालू किया, भारत माला परियोजना सड़कों का एक ऐसा जाल है जिस पर गाड़ियां अमेरिका से भी तेज स्पीड में चल सके। 120 के स्पीड में परमिसेबल स्पीड है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो चालू होने वाला है, अभी 1 महीना में चालू हो जाएगा। वो एक से मतलब 2-3 महीना फिनिशिंग का काम चल रहा है। उस पे गाड़ियों का परमिसेबल स्पीड कितना है, 120 तो आप ले जा सकते हैं वहां पर। अब बिहार में 40। ट्रक के आगे पढ़िएगा, लिखा रहता है स्पीड सीमा 40। तो खूब तो विकास हो गया, विकास बिहार का। सड़कें नहीं तो भूल जाइए कि आपका विकास होगा। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, मर जाइएगा, आपका विकास कभी नहीं होगा। बेवकूफ जितना बना लीजिए आप जनता को, लेकिन अगर 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, भगवान भी उतर के विकास नहीं करा सकता। दुनिया का हर वो शहर जहां पे विकास हुआ है, आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा सकते हैं। दिल्ली में जाइए, DND फ्लाईओवर है, पूरा दिल्ली पार कर जाता है। फ्लाईओवर बना है दिल्ली के ऊपर पूरा सीधा नोएडा आ जाता है। एक और फ्लाईओवर बन रहा है FNG, गाजियाबाद से उठाएगा, नोएडा से पूरा हरियाणा पे घुस जाए, दिल्ली से ऊपर हरियाणा निकल जाएंगे। यूपी से बैठिए और दिल्ली पार करके कहाँ निकल जाइए, हरियाणा। सोचिए कितना पैसा लगाओ। यहाँ हाजीपुर जाने में जाम लग जाता है। हालांकि बहुत चीजों को सुधार हुआ है, लेकिन यह सुधार उतना जो सुधार अभी हो रहा है ना, यह आज से 30 साल पहले हो जाना चाहिए। आज भी हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो बताइए यहाँ पे भारत माला परियोजना क्या है, सड़कों का, सड़क का नहीं, सड़क तो पुराना हो गया, एक्सप्रेस वे का जाल बिछा देना, जिसमें कम से कम गति स्पीड 100 हो। कम से कम क्या हो, 100। अब 100 की स्पीड हो तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर खत्म, विकास तो हो ही गया। अब जरा सोचिए,
डेवलपमेंट के लिए चाहिए 1 घंटा में 100 किलोमीटर, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 1 घंटा में 120 किलोमीटर। 8 घंटा में दिल्ली से मुंबई आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 8 घंटा में, अभी 20 घंटा लगता है। 8 घंटा आपको गांव जाने में, बिहारे में गांव जाने में 6 से 7 घंटा लगता है। आप पटना से गांव जाते होंगे, कोई भागलपुर पूर्णिया ना, तो 7-8 घंटा लग जाता। कहाँ घर है तुम्हारा? मधुबनी। कितना घंटा लगता है? 6-7 घंटा लग जाता है। अब बताओ 7 से 8 घंटा, 8 घंटा में कहाँ पहुंच जाएगा? दिल्ली मुंबई। अब बताओ ज्यादातर इंडस्ट्रियल सब कहाँ बैठा है? तो दिल्ली या तो मुंबई के पास। कनेक्टिविटी इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत जगह उनको साइन करना होता है, कई जगह जाके कंपनी के मालिक को फिजिकली देखना पड़ता है, हाँ यहीं पे फैक्ट्री लगेगा कि नहीं लगेगा, हर चीज का आदमी को देखना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो भारतमाला परियोजना समझ में आ गया। अब देखिए यूपी में तो सड़क बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी है। यूपी में सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी अभी के समय में किसी स्टेट में है तो यूपी के समय में, जिसके कई रीजन है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री आए लोग ना, इन मुख्यमंत्रियों में अपने चुनाव जीतने की तो लड़ाई थी ही थी, एक और लड़ाई थी इनके बीच, एक्सप्रेस वे बनाने की। कौन कितना सड़क बनवा रहा है, बहुत हैवी सड़कों का इसमें एक लड़ाई थी। ये ऐसा लड़ाई अच्छा लगता है? नहीं सही है, विकास की लड़ाई हो वहां पर, तो ये एक बेहतरीन है। जैसे यहाँ पर बहुत पहले यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के पास शहर है नोएडा, तो नोएडा से आगरा के लिए मायावती के समय में बनाया गया था एक एक्सप्रेसवे, नाम था उसका यमुना एक्सप्रेस। अभी उसके बाद इसे बढ़ा दिया गया लखनऊ तक, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया कुछ दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। अब वो क्या किए, लखनऊ से कहां तक बढ़ा दिए? बलिया तक। अब देखिए यहां से आपका गाड़ी, पटना से आपको बलिया पहुंचने में 4 घंटा लगता है, और फिर अगले आपको 12 घंटे में दिल्ली। मतलब इतना तेज यहाँ पे एक्सप्रेसवे है जिसका कोई कहीं कोई घुसने वाला ही नहीं। 6 लेन का है, 3 गो आने वाला, 3 गो जाने वाला। अभी एक और उद्घाटन हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यहाँ से जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। एक और एक्सप्रेसवे है लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से यहाँ पर। एक और एक्सप्रेसवे यहाँ मेरठ एक्सप्रेसवे। एक और एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे बन। एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है, ऊपर ऊपर बन रहा है, जो शामली से लेते हुए और ये ऊपर जाएगा बिहार होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगा। यहाँ ये पूरा उत्तर प्रदेश में ट्रांजिट का अब कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी अब ट्रिलियन में घुसने जा रही है, ट्रिलियन में। कोई भी जाना चाहेगा वहां पे, टेंशन ही नहीं है। और हमारे यहाँ अवे 1 लाइन वाला सड़क किया है, बस उसी को खूब अच्छा बना दिया, स्मूथ दिखना चाहिए। उससे क्या मतलब है यार, एगो आ रहा है एगो जा रहा है, उसी पे तनी साइज का बड़ा हो गया तो तनी रोक ले भाई। अभी भी लेकिन सड़क में बिहार में बहुत सुधार हुआ है, सड़क सुधार हुआ बिहार में। उतना हैवी कोनो एक्सप्रेस वे है ही नहीं है, तो दिखा दे कौन चीज। आगे बढ़, NH2 एक्सप्रेस वे नहीं है, हाईवे है। समझ में गया? क्या है? हाईवे, एक्सप्रेस वे नहीं है। बेचारा उदास हो गया। NH2 हाईवे एक्सप्रेस। भारतमाला समझ में आ गया? भारत माला, इसमें क्या बनाया जा रहा है? सड़क। अभी मुंबई में एक ठो बना है, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ने बनाया, नागपुर से लेकर मुंबई तक, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नाम है इसका। ये इतना बेहतरीन सड़क है, यहाँ से यहाँ तक 120 की स्पीड में निकलिए, एकदम बेहतरीन। ये एरिया फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ खेती के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ फल उत्पादन करके यहीं बेचिएगा तो फायदा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं ला दिए ट्रक सुबेरे शाम को वहां। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बेहतरीन। तो भारतमाला समझ में आ गया। दूसरा है सागरमाला, सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना के तहत जितने बंदरगाह हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों को मॉडर्न और ऑटोमेटिक किया जा रहा है। मॉडर्न और क्या किया जा रहा है? ऑटोमेटिक किया जा रहा है। किस परियोजना के तहत? सागरमाला पर। और बंदरगाह, पहले क्या दिक्कत था भारत में? मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब नहीं था। जैसे हमें अगर कोई, मेरी फैक्ट्री सपोज की किसी की फैक्ट्री गाजियाबाद में, तो उस फैक्ट्री में सामान बनाएगा और उसे विदेश में बेचना है ना, तो अपने गोदाम से निकाल के ट्रक में ला देगा, वो ट्रक वाला स्टेशन पे ले जाएगा, अब वहां से किस में लादा जाएगा? मालगाड़ी में। वो मालगाड़ी यहाँ उतारेगी, अब मालगाड़ी से ट्रक में से उतरेगा, अब ट्रक वाला कहाँ जाएगा? बंदरगाह में। अब ट्रक से फिर किस में लदाएगा? जहाज में, नाव में बोल रहा है, पानी वाली जहाज में। अब बताओ इसका प्राइस कितना जाएगा? बहुत ज्यादा जाएगा।
मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब होता तो एक ऐसा एरिया, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब आगे बताते हैं। अभी सागरमाला समझ में आ गया। बंदरगाहों को क्या करना है, आधुनिक बनाना है, और इसी को आधुनिक बनाने के लिए डीएफसी प्रोग्राम चल रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब आपकी जो इंडियन रेल है इससे मालगाड़ियों को हटा दिया जाएगा। अब मालगाड़ियों के लिए एक अलग ट्रैक बिछाया गया है, उस पर मालगाड़ियां चलेंगी सब। रेलवे को अपना प्रॉफिट मालगाड़ियों से होता है, लॉस सवारी वाले से होता है। सवारी गाड़ी के लिए 20 गो झमेला, लाइट लगाओ, बत्ती लगाओ, अनाउंस करो, पानी पीने के लिए, टॉयलेट के लिए सफाई कर्मी, उसका जहर खोरानी कर देगा, कोनो कोनो कुछ कर देगा, वैक्यूम मार देगा, टिकट नहीं लेगा, सीट नोच देगा, पंखा खराब कर देगा, कुछ करते रहेगा वहां पर, विदाउट टिकट चढ़ जाएगा, किसी का सामान लेके उतर जाएगा। और कौन चीज, आप बाथरूम में जाके केहू केहू का नाम लिख देगा, बहुत झमेला है, मत पूछिए, रद्द करके रख देता है सब। पता नहीं काय लियो कि नमवा लिखने में क्या जाता है, सब लिख देता है। लाइब्रेरी है नीचे, लाइब्रेरी में तो उसको पढ़ने के लिए टेबलवा पे सब दुका दुका लिख ले है सब, मैथ का फॉर्मूला लिखा, अरे गधा कहीं का उतना, हाँ दिल बनैले है उस पर। ऐसा नहीं कि केवल लड़कों वाले सीटवा पे है, लड़कियों बनैले है सब। आप लोग लाइब्रेरी में देखिए कितना गंदा कर दिए हैं सब सीट में, और उसको पेंट कराने में काफी कॉस्ट आता है। छोटा सा वो पूरा पेंट कराना बड़ा मेहनत होता है, उसमें कोना कोना होता है, पूरा पेंट कराओ, और हर साल पेंट कराओ, और उसको पूरा रद्द करके रख देता है, लिख देगा सब वहां पे। अब बोलिए तो समझे में नहीं आता उसको, तो आदमी पेंटे कराना छोड़ दिया। जैसे जितना अच्छा पेंट रहेगा उतने पे पहले लिखेगा, अपना जगह छेकाएगा। ओहो, अजब अजब काम करता है सब, और नाम लिखते हैं सब किसी किसी का, अजब हाल है। तुम लोग फर्स्ट लेटर लिखता है, तुम लोग जिसको देख के पगलाए रहते हो उसको थोड़े देखे हो, तुम मेकअप देखे हो। ओरिजिनल देखना है तो सुबेरे सुबेरे भोर में उठा के देखो, भाग ना जाएगा, तुम सब नाम लिखना उतर जाएगा तुम्हारा। चलो ध्यान दे, देखो इधर पूरा गोज बात करके रख दिया है सब। तो रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है? तो अभी क्या बनाया जा रहा है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट। जितने औद्योगिक गलियारा हैं वहां से क्या निकलेगी? ट्रेन। तो लुधियाना से निकलेगी। कहां से निकलेगी? लुधियाना। और यह ट्रेन गुजरते हुए कहां तक जाएगी? दानकुनी तक। दानकुनी कलकत्ता बंदरगाह के पास एक जगह है, यहां से यहां तक। एक यहां पे, इसका नाम है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और एक दिल्ली से निकलेगी कहां तक? मुंबई बंदरगाह तक। कहां निकलेगी? मुंबई। तो भारत माला समझ में आ गया, सागर माला समझ में आ गया, डीएफसी समझ में आ गया। अब समझिए ध्यान से, लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक पार्क ये भारत में पहले नहीं था। लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? देखिए, जहां पर डब्ल्यूडीएफसी ये वगैरह वगैरह ये आ रहे हैं सब ना, इसके पास भारत सरकार 100-200 एकड़ की जमीन रिजर्व कर देती है। किस चीज के लिए? लॉजिस्टिक पार्क। और बड़ी बड़ी कंपनियों को कह देती है तुम्हारा अपने यहाँ काहे लिए गोदाम रखोगे, तुम्हारे फैक्ट्री में सामान बनेगा, तुम सीधे कहां भेज देना? लॉजिस्टिक पार्क में। और यहाँ ट्रेन आएगी और यह ट्रेन सीधे मुंबई बंदरगाह पे लगेगी। ये पानी वाली जहाज है, यहाँ पानी वाली जहाज लगी है, अब बगल में आके क्या लग जाएगी? ट्रेन। यहां से उठा के यहां रख दिया। यहाँ पर ये क्या बन गया है? लॉजिस्टिक पार्क। क्या है ये? लॉजिस्टिक। बहुत बड़ा गोदाम क्या कहलाता है? लॉजिस्टिक। पर्सनल आदमी का गोदाम नहीं रहता, सरकारी रहता है, बहुत बड़ा रहता है। 100-200 ट्रेन अट जाएगी उसमें, 100-200 मालगाड़ी लेके अट जाता है लॉजिस्टिक पार्क में। नाम है इसका लॉजिस्टिक पार्क। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन भारत ने तो लॉजिस्टिक पार्क बना दिया। अब बाद में इसको समझ में आया भारत को कि लॉजिस्टिक पार्क से नहीं, बिहार में एक को लॉजिस्टिक पार्क ना है। भारत में ट्रांसपोर्ट, बिहार में ट्रांसपोर्ट नगर है। क्या है? ट्रांसपोर्ट नगर। बाईपास के पास अपन अपन गोदाम बना के रख ले, वो में एगो ट्रक फंस गया है और दूसरा का पता नहीं कैसे काट के निकाल लेता है, समझे में नहीं आता उसमें। उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट नगर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी लॉजिस्टिक पार्क से। लॉजिस्टिक का मतलब होता है सामान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाना। इससे दिक्कत ये हो रही थी कि कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसे तुरंत पहुंचाना है।
और कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसको बाद में भी पहुंचाएंगे तो चलेगा। जैसे दूध बनता है गुजरात में बहुत ज्यादा, उसको तत्काल पहुंचाना है आपको दिल्ली, देर से नहीं चलेगा। और बिहार से मान के चले अनाज बन रहा है, गेहूं 2 महीना बाद पहुंचेगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए चाहिए, आसाम में लगा हुआ है सर लॉजिस्टिक पार्क, हाँ बाबू आसाम में है, गाजियाबाद में लगा हुआ है, ये राजस्थान में लगा हुआ है, गुजरात में लगा हुआ है। तो लॉजिस्टिक पार्क के लिए गोदाम भी तो चाहिए। बिहार में कौन चीज का आलू भरेगा उसमें? हाँ, बिहार में अपनी जरूरत की चीजें बस बनती हैं जो हम लोगों को डेली यूज में चाहिए, एसी, पंखा, फ्रिज, ये सब कौन ची रख ले लोग, कौन ची गिराते रहती है सब, पतीली है, हाँ उसको रख दो साइड में, उसको ऐसे निचवा रख देगी, बड़का बोतल पनिया वाला स्टील वाला, भड़ भड़ मारते रहेगी। पैर लग जा, देहात में पैर लग जाता है, पानी तो नहीं पीते हैं लोग, गला दर्द करता है हाँ, गला दर्द करता है, हाँ अरे लंघन पानी हो जाता है तो उसको गिलास में पानी रख के चाकू से काटा जाता है, ऐसे पानी तब पिया जाता है ऐसे ऐसे। हाँ, हम लोग दूसरे दुनिया में चल रहे हैं, भारत जा रहा है भारत माला परियोजना, हम लोग पानी चाकू से काट रहे हैं यार गजब बात है। भारत में ना कई तरह की अर्थव्यवस्था चलती है, इसलिए एक जगह से कंट्रोल नहीं होता है। बताओ भाऊ, लॉजिस्टिक पार्क सही व्यवस्था है कि नहीं? अब लॉजिस्टिक पार्क के लिए समस्या ये आ गई कि लॉजिस्टिक पार्क बनाया कहाँ जाए। तो बहुत सारे टाउनशिप प्रोग्राम, टाउनशिप मतलब जो शहरों का विकास करते हैं, उन लोगों को बुलाया गया, बैठाया गया, तो उन्होंने लॉजिस्टिक पार्क के इस सिद्धांत में बहुत सारा सुधार किया। कहा कि आपको मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाइए। पहले क्या बनाइए? मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, पहले ये बनाइए और इसी के अंदर सेट कीजिए किसको? लॉजिस्टिक पार्क को। लॉजिस्टिक पार्क समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा वेयर हाउस, बहुत बड़ा गोदाउन जो होता है वहां पे, उसको कहां बना दीजिए। जैसे आप देखेंगे गाजियाबाद के, नोएडा में, नोएडा और गाजियाबाद के पास फ्लिपकार्ट ने बहुत एशिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क ले लिया है। एशिया का सबसे बड़ा, एक ही जगह से उसकी पैकिंग हो जाती है, डिस्पैच कर देता है, ले जाओ यहाँ, ऑर्डर आया तुरंत खटाखट खटाखट ले लिया वहां। अब फ्लिपकार्ट को भी इससे फायदा है, वो अपने सॉफ्टवेयर से देख लेगा ज्यादा किस चीज का ऑर्डर आ रहा है, उतना सामान वो पहले ही खरीद के अपने लॉजिस्टिक पार्क में रख देगा। ऑर्डर कीजिएगा ये चाहिए, कहेगा हाँ ये ले, तो कभी कभी देखते हैं कोनो चीज वो फट्टे पहुंचा देता है। मैगी, मैगी अच्छा एक दिन में आ जाता है, हमको लगा कर यहाँ सर मैगी, मैगी तो ऐसे ही खरीद सकते हैं, बहुत सारा आता है। एक ब्लैंकेट नाम का चीज है, 10 मिनट में पहुंचाता है, ब्लैंकेट 10 मिनट में, ऐसे करके कई सारे ऐसे आ गए हैं सर, बहुत जल्दी जल्दी। पटना में पता नहीं है कि नहीं है, ऐसे करके हैं सब यहाँ पे। लॉजिस्टिक पार्क समझ में आ गया? बताइए फ्लिपकार्ट को फायदा है कि नहीं है? सर डीएफसी फिर से समझिए, मालगाड़ियों का अलग से रास्ता क्या कहलाता है? डीएफसी। अभी इन्हीं दोनों पे काम चल रहा है, ये चालू हो गया, आगे डीएफसी को यहां भी बढ़ाया जाएगा। जहां जहां रेलवे है ना, अब आपको मालगाड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पे। बेचारा मालगाड़ियों के साथ बहुत भेदभाव होता था, समझा गया? किसी के कभी कभी क्या होता था, कोई लोको पायलट है, उसका 8 घंटा का ड्यूटी है, उसको पटना जंक्शन पे ड्यूटी लगा है सुबह 8 बजे, और खत्म हो जाता है पटना जंक्शन पे, चलबे नहीं की, नहीं चली हूँ, सिग्नले नहीं दिया उसको। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, श्रमजीवी, विक्रमशिला सबको निकाल रहा है ट्रेन, वो बेचारा चुपचाप इंजन धक 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 धक, चल रहे भैया, ड्यूटी खत्म हो गया, दूसरा आओ मिश्रा जी खत्म हो गया हमारी ड्यूटी। ऐसा होता है। अब डीएफसी में ऐसा नहीं होगा। ये इंडियन रेलवे मालगाड़ियों को वैल्यू नहीं देती थी, समय बदल गया। मोदी जी का ट्रांजिट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, इस चीज पर खास करके ट्रांजिशन पे उनका बहुत ज्यादा फोकस रहता है। अब इंडियन रेलवे मालगाड़ी वालों से कह रही है, डीएफसी से, कि कभी हमको इमरजेंसी में अपनी पटरिया पे आने दीजिएगा। तो एगो फॉर्म थमा दिया है कि फॉर्म भरिएगा, साइन इन कीजिएगा, तो हम आपको ट्रेन को इधर से जाने देंगे, ना तो नहीं जाने देंगे। देखिए डीएफसी की जो मालगाड़ी की ट्रेन है ना, ये बहुत हैवी बनाया गया है, बहुत हैवी लोड, 3 तल्ला कंटेनर लोड कर ले रहा है। कंटेनर समझते हैं ना, जिसमें सामान, तो ई वाले पे 1 को लोड होके जाता है, इंडियन रेलवे वाले पे, और डीएफसी वाले पे 3 तल्ला, और उसका जो ऊपर जो वायरिंग किया गया है ओवरहेड वायर, उसको और ऊंचा बनाया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
बहुत ज्यादा यहाँ पे इतना ज्यादा लेके चला जाता है। अभी बताइए कि एक ही ट्रेन में अगर ज्यादा सामान लोड आएगा तो सस्ता सस्ता नहीं पड़ जाएगा? एकदम सस्ता। अगर सस्ता पड़ा तो अल्टीमेट हम ही लोग को फायदा हो जाएगा यहाँ पर, और कार्बन इमिशन भी कम होगा। पता चला 3 तल्ला है तो एक को इंजन लेके 2 इंजन लेके खींच के चल गया, और नहीं तो ऐसे एक ठोक के ले जाना पड़ता। तो अभी क्या बनाया जा रहा है हम लोग, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब। इसका काम क्या है, एक ऐसे एरिया को सेलेक्ट किया जा रहा है जिसके पास एयरपोर्ट भी हो, रेलवे लाइन भी हो, मेट्रो भी हो, एक्सप्रेस वे भी हो, मतलब हर चीज से जो कनेक्टिविटी वाला एरिया है उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब। मल्टी मॉडल ट्रांजिट, और उसी में किसको डाल दिया जा रहा है, लॉजिस्टिक पार्क। अब कोई भी कंपनी अपना लॉजिस्टिक पार्क कहां डालेगी, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब। अगर उसमें से कुछ सामान को एक्सप्रेसवे से भेजना है, ट्रक पे लाद के एक्सप्रेसवे से, किसी को मालगाड़ी से भेजना है तो उससे भेज दो, किसी को एयरपोर्ट पे भेजना है तो वहां पास में एयरपोर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब बिहार, अभी पहले की समस्या देखिए, आप अगर पटना में रहते हैं तो देखिए रेलवे स्टेशन कहाँ है, वहां से सामान मालगाड़ी लोडे नहीं होगा। रेलवे स्टेशन जंक्शन पे सामान मालगाड़ी नहीं लोड हो सकता, वो भेजेगा आपको दानापुर के पास, फुलवारी शरीफ के वहां पे। अब वहां जाइएगा तो वहां सवारी वाली गाड़ियां नहीं रुकती है सब। ले, जो एक पूरा मालगाड़ी बुक करेगा वो बैठने के लिए जंक्शन पे आएगा, छोट मोट ट्रेनें रुकती हैं वहां पे। अब किसी को एगो मालगाड़ी बुक किया सामान के लिए, तू जाएगा वहां बैठने आएगा पटना जंक्शन पे, अब पता चला एयरपोर्ट कहीं और है, सब इधर उधर बिखरा हुआ है। तो लॉजिस्टिक पार्क जो है वो एक बहुत बड़ा गोदाम है। और मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब क्या है, कई सारे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं जहां एक ही जगह हो उसे क्या कहते हैं, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब। आप दिल्ली गए होंगे लोग तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं, सामने मेट्रो स्टेशन है, निकलिए सामने मेट्रो स्टेशन है, समझ में गया? और अंडरग्राउंड घुस जाइएगा ना तो वहां पे दिल्ली जंक्शन पे जैसे उतरिएगा, अंडरग्राउंड घुसिएगा तो चिल्लाता है एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन। तो जैसे आप दिल्ली जंक्शन पे उतरिएगा ना, सामने उतरिएगा तो अंडरग्राउंड एक रास्ता जाएगा, उसमें जाएंगे तो मेट्रो लगी रहेगी, वो कहीं नहीं रोकेगी, कहीं नहीं, सीधा एयरपोर्ट। सीधा कहाँ रोकेगी, एयरपोर्ट। कितना बढ़िया व्यवस्था है। मैं तो पहले ऑटो वाले को तो एयरपोर्ट, ऑटो वाला 20 रुपया स्टैंड बचाने के चक्कर में ऑटो एयरपोर्टों का बहरवे उतार देगा, क्योंकि अंदर घुसेगा तो क्या लगेगा, स्टैंड का चार्ज लगेगा, वो देवे नहीं करेगा, बाहर उतार देगा। सामान लेके जाओ एयरपोर्ट, कहाँ है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मल्टी मॉडल ट्रांजिट अब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? सर ये हम लोग के काम, बिजनेस के काम का है, डीएफसी। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? भारतमाला समझ में आ गया? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समझ में आ गया? औद्योगिक गलियारा, सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा, उसी पे बताइए, उसी पर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या जी, EDFC, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसी पर देखिएगा लाइन से एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। कलकत्ता एयरपोर्ट है, अभी देवघर एयरपोर्ट खुल गया है, यहीं पे गया एयरपोर्ट है, बनारस है, अयोध्या एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर लखनऊ कानपुर वाला इसी पे है। अभी यहाँ पर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, दिल्ली में है। तो इस पे ये पूरी व्यवस्था को क्या किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल में बदला जा रहा है। लेकिन ये व्यवस्थाएं हर राज्य में सक्सेस नहीं है। जहां पर इंडस्ट्री नहीं है वहां ये व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। तो वहां के लिए आप केवल क्या ला सकते हैं, भारतमाला। जैसे बिहार में भारतमाला आ सकता है, बिहार में DFC गया, बस नीचे से गया। सागरमाला तो बिहार में जा नहीं सकता है। लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पे है, ये नहीं है कोई खास काम का, इंडस्ट्री नहीं है तो होगा कौन। मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, यहाँ जाम में आदमी फंस जाता है, ट्रक का तो बातें छोड़ दीजिए, पैदल फंस जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, तो इसके लिए व्यवस्था किया गया है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क अब बिहार में है ना, मुजफ्फरपुर में बन रहा है मेगा फूड पार्क। गुवाहाटी में पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया था, आसनसोल में भी बनाया गया, बहुत बड़ा बनाया गया। तू आसनसोल का है? हाँ, बहुत जगह बनाया जा रहा है। ये मेगा फूड पार्क क्या है, मध्य प्रदेश में ये सक्सेस हो गया है, मध्य प्रदेश में भी सक्सेस है, हर जगह मेगा फूड पार्क तो हर जगह सक्सेस है। क्या होता है ये मेगा फूड पार्क, कोई आइडिया? देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे कृषि प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग यूज नहीं करते।
खेती में सबसे ज्यादा मक्का का जो यूज होता है, हम लोग मक्का को बस भूज के खा जाते हैं और नहीं तो पॉपकॉर्न बना के खा जाते हैं, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज्यादा काम है। कुरकुरे, टकाटक, अजबे अजबे चटपट पर जो छोटका बचवा खा रहा है सीसर, बैंगो टेढ़े मेढ़े, हाँ ये सब। KFC का चिकन खाएं तो चिकनवा के ऊपर कुछ लपेटले रहता है, वो कॉर्न फ्लेवर रहता है, मकई का आटा, वो और कुछ नहीं, मकई का आटा है, कड़कड़ कड़कड़ लगता है। आप दिमाग लगाए ऐसा CBSE वाला सब, उसको समझ में आ गया कि नहीं? चोकर नहीं रे, मकई का आटा है। चोकर जैसा लगता है। चोकर खा के ट्राई किया तुम? बताओ इसको, KFC के ऊपर चोकर लग रहा था। तो बताइए, किसान को तो पता ही नहीं है ये चीज। गन्ना जो होता है चीनी के लिए उत्पादित हो जाता है, लेकिन जो चावल जो टूट जाते हैं उसका कोई यूज नहीं होता है, तो एथेनॉल उसका बन जाता है। तो लॉजिस्टिक फूड पार्क क्या होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को एक अपना सेटअप लगाने के लिए दे दिया जाता है और बड़ा एरिया उन्हें दे दिया जाता है, 50-60 एकड़ का एरिया दे दिया जाता है। अब वहां वो डायरेक्ट किसान से खरीदारी कर सकते हैं। तो किसी के पास मक्का हुआ, वो डायरेक्ट बेच देगा किसको? किसान को। अभी लीची का जूस बहुत आ रहा है, अगर एक मेगा फूड पार्क लग जाए मुजफ्फरपुर में तो वहां का किसान तो कमा के लाल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फर्स्ट क्लास वहां से लीची हो सकता है। वहां पर नासिक अंगूर वगैरह जहां होता है जूस, जैसे कश्मीर के साइड में सेब ज्यादा होता है, तो बड़ा कंपनी सेब का जूस बेचते हैं, सब कुछ फीज वगैरह करके देते हैं। तो उन लोगों को क्या लगा जैसा फूड पार्क। तो इंडस्ट्रियल एरिया को डायरेक्ट किसानों से जोड़ देना क्या कहलाता है? फूड पार्क, मेगा फूड पार्क। इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। बिहार में टमाटर का जब उत्पादन होता है ना, टमाटर किसान से 5 रुपया किलो खरीदा जाता है। कितना किलो? 5 रुपये। 10 रुपया तो बाजार में मिल जाता है, सब सीजन आता है 10-15 रुपया, तो बाजार में सीजन के समय किसान रोने लगता है। अगर वही मेगा फूड पार्क है तो कैचअप तैचअप दुकान बनाता है, तो टमाटरवा से सीधे लेके किसे खरीद लेगा? से किसान से। तो बिहार में सबसे ज्यादा क्या सक्सेस होगा? मेगा फूड पार्क। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेगा फूड पार्क हाजीपुर में, हाँ केला, हाजीपुर में केला होता है कि नहीं होता? बहुत सारे चीज होता है। और ऐसा नहीं है, अगर मान के चलिए मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन हुआ है वहां पर, तो अगल बगल में लोग देखेंगे कि मेगा फूड पार्क लगा हुआ है, तो किसी का 2 बीघा खेत है और 2 बीघा खेत में वो आम बो देगा, आम का पेड़ लगा देगा, आम का बगीचा, ले जाके बेचो उसी को। यहाँ पे जो जूस बनाता है इसका लीची का, आम का भी बनाएगा, किसी भी चीज का बना देगा। तो मेगा फूड का चाइना में इसका व्यवस्था, हाँ भाई हर जगह। केला के लिए भी, केला का भी जूस आता है बनाना से। हाँ हाँ, नहीं पैक करके आता है कि नहीं, वहां जो भी आता होगा ऐसा। तो इंडस्ट्रियल चीजों को डायरेक्ट, लेज कंपनी आलू खरीदती है, चिप्स कंपनी आलू खरीद। आप में से ज्यादातर लोगों के खेत में आलू बोया गया होगा कि नहीं होगा? कितना लोग लेज कंपनी को बेचा है? लेकिन लेज कंपनी आपके घर आके बेच दी है। समझ सकते हैं? आप में से सारे लोग आलू बोए होंगे, बहुत लोग जो भी किसान है, आपकी हिम्मत नहीं जो लेज को बेच दे, और लेज अमेरिका में बैठ के आपको बेच दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप अपना खेत का मकई बोए होंगे, अमेरिका की KFC कंपनी को नहीं बेच पाए होंगे, लेकिन KFC कंपनी आपको ले आके चिकन बेच के चल दी और आप बढ़िया से खा के चल गए। तो इसलिए डायरेक्ट किसानों को कहां जोड़ देना है? इंडस्ट्रियल एरिया में। क्या कहलाता है? मेगा फूड पार्क। क्या कहलाएगा? आगे बढ़ जाए। आपकी बहन इंदिरा गांधी बन रही है, ये क्या कर रही है? हमारी बहन से पंगा मत लेना लो। किसी को दिक्कत? बताइए, भारत माला परियोजना में क्या बनाया जा रहा है? भारत माला परियोजना में एक्सप्रेस, सागर माला परियोजना,
बंदरगाह, लॉजिस्टिक पार्क में गोदाम, मेगा फूड पार्क, इंडस्ट्रीज के लिए आप सब लोग सरसों का तेल खरीदे होंगे डिब्बा में, धारा, बैलकोलू, फॉर्चून, कभी इन सौ को बेचने गए हैं सरसों, आखिर ये कहां से खरीदता है? सब किसान से खरीदता, किसाने को नहीं पता चल रहा। तो हर जगह लगभग हर 50 से 60 किलोमीटर के एरिया में अगर मेगा फूड पार्क हो जाए तो किसानों की स्थिति में सुधार हो सकता है, इजीली सुधार हो सकता है। यहाँ पर मिर्चा का पेस्ट आता है, लहसुन का पेस्ट आता है, सब चीज का पेस्ट आता है, किसान से खरीद लो ना भाई डायरेक्ट वहां पर। तो मेगा फूड पार्क व्यवस्था किया गया, यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही एक हिस्सा होता है। इससे कई फायदे होंगे, एक किसानों को इनकम अच्छा हो जाएगा, दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और अगर बिहार में रहेगा तो बिहार की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं? हर चीज का एक दूसरे से कनेक्टिविटी होता है। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसका पीडीएफ नहीं मिला आपको, इसका पीडीएफ आपको मंडे को प्रोवाइड करेंगे, और आप लोग का टेस्ट कब होगा? मंडे। सब बढ़िया से पढ़ के आइएगा लोग। चलिए गर्ल्स लोग